साथियों नमस्कार। लक्की एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संपूर्ण राजनीति विज्ञान विषय की वन लाइनर एक छोटी सी सीरीज जिसमें वार्षिक परीक्षा तक किसी भी स्थिति में एक भी सवाल छूटे नहीं और आप 30 में से 30 अंक पूरे प्राप्त कर सकें। एक शिक्षा जगत में नई क्रांति, 100 में से 100 और वन लाइनर क्वेश्चन में 30 में से 30 क्वेश्चनों की एक सीरीज। जिसका पहला सवाल, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा राज्य है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा राज्य। अगर बेल्जियम की तुलना एक भारत के राज्य से किया जाए तो हरियाणा, इस हरियाणा से इसकी आबादी और इसका क्षेत्रफल दोनों ही आधा, जनसंख्या भी आधी और इसका क्षेत्रफल भी आधा, लेकिन सत्ता की साझेदारी वाकई लाजवाब। लोकतंत्र की आत्मा। अगला सवाल, श्रीलंका निवासी अधिकतर बौद्ध धर्म, सभी ने बौद्ध धर्म को अपना रखा है और उनकी भाषा है सिंहली। ये सिंहली भाषी लोग एवरेज 84%। सन 1956 में श्रीलंका ने राजभाषा सिंहली को घोषित कर दिया था, जो लोकतंत्र की खिलाफत करता है, लोकतंत्र की गलत अवधारणा को साबित करता है। इन्होंने तमिल भाषी क्षेत्र जो 18% थे, 14% थे, उनके खिलाफ सिंहली को अपनी राजभाषा घोषित कर दिया था। बेल्जियम राज्य की सीमाएं 4 देशों से, फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से और लग्जमबर्ग से। वापस बेल्जियम की 4 जिलों से देशों से सीमाएं लगती है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। ये बेल्जियम के साथ 4 देश है। बेल्जियम राज्य के 59% फ्लेमिश, इसके 2 क्षेत्र बनाए हुए हैं, ऊपर वाला फ्लेमिश और नीचे वाला वेलोनिया। ये 2 क्षेत्र है। ऊपर वाले क्षेत्र में रहते हैं 59%, नीचे वाले में रहते हैं 40% और 1% रहते हैं यहाँ पर जर्मन। 1% रहते हैं यहाँ पर जर्मन। अगला सवाल, श्रीलंका तमिल लोग यहाँ पर अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो संख्या में थोड़े हैं और बहुसंख्यक वे है जो संख्या में ज़्यादा है, और वो है सिंहली भाषी। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, और ये ब्रुसेल्स राजधानी यूरोपीय संघ की भी बनाई गई है। अगला सवाल, बेल्जियम स्वतंत्र हुआ था 1830 में, आज़ाद हुआ था 1830 में। श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में। 1948 में आज़ाद होने के बाद 1956 में इसने घोषित की थी सिंहली को राजभाषा। इसी श्रीलंका में तमिल भाषियों के साथ चला था गृह युद्ध, और यह गृह युद्ध समाप्त हुआ था 2009 में। अगला सवाल, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा, चाहे वह डच है, चाहे वे जर्मन है, चाहे वे फ्रेंच है, बोलने वाले लोग करते हैं। अपनी भाषा अपना चुनाव। और वे देश है बेल्जियम, और बेल्जियम स्थित है यूरोप महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। अगला सवाल, शासन के विभिन्न अंग होते हैं 3, और अंग लिखने का आपको मैंने एक तरीका भी बताया है। ए ऐसे लिखा करो, तो ए का मतलब जैसे ही लिखते हो तो इसमें 3 शामिल हो जाता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसी विधायिका को कहते हैं व्यवस्थापिका।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है, जिसे हम कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण। और समझने के लिए लेटा हुआ, समझने के लिए लेटा हुआ। इस सत्ता के क्षैतिज वितरण में सत्ता के तीनों स्तर एक ही सीध में समान भूमिका निभाते हैं, तो वो हो जाता है सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण। श्रीलंका में सिंहली आबादी बहुमत, तो अल्पमत में तमिल भाषी, अल्पमत में तमिल भाषी। श्रीलंका में विश्वविद्यालयों, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई थी और राजभाषा जैसे ही घोषित की थी तो उन्होंने विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहली को राजभाषा घोषित करने के बाद इन सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों में भी मान्यता दे दी और तमिल क्षेत्रों को, तमिल भाषियों को इससे बहुत बड़ा झटका लगा। श्रीलंका के संविधान में ये प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध धर्म के मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी, जो कि सत्ता की साझेदारी के बहुत ही खिलाफ था। तमिल भाषियों के बहुत ही खिलाफ था। अगला सवाल, श्रीलंका दो समुदाय तमिल और सिंहली, जिनमें सत्ता की साझेदारी बराबर नहीं हो सकी थी। अगला सवाल, श्रीलंका में तमिलों ने तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने, शिक्षा, रोजगार के समान अवसरों की मांग करने के लिए खूब संघर्ष किया, लेकिन इन तमिल भाषियों का यह संघर्ष नाकामयाब, क्योंकि सिंहली भाषियों ने इनकी एक तक न सुनी थी। अगला सवाल, यूरोपीय संघ के मुख्यालय ब्रुसेल्स, और यही ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी। अगला सवाल, बेल्जियम में संघात्मक शासन के रूप, अंग तो होते हैं 3 और रूप ऐसे लिख दिया करो 2 रूप, ये रूप तो इसका 2 हो जाता है। वो होता है संघात्मक शासन और दूसरा होता है एकात्मक शासन। संघात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन होता है, जैसे केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकारें, इसके नीचे स्थानीय सरकारें। इन्हें अलग अलग विषय आपस में बांट दिए जाते हैं, विषयों का विभाजन हो जाता है। जबकि एकात्मक सरकार में नीचे भाग तो होते हैं, राज्य होते हैं, लेकिन संपूर्ण शासन एक ही जगह से केंद्र सरकार से चलता है। रूप होते हैं 2, अंग होते हैं 3। औपनिवेशिक शासनकाल, वह शासनकाल जिस समय कोई देश किसी दूसरे देश का गुलाम था, में बागानों में काम करने वाले भारत के लोग लाए गए थे, और ये भारत से लाए गए थे, और ये थे भारत से तमिल, जो कुछ हिंदू थे और कुछ मुसलमान थे, जिनको ले जाया गया था श्रीलंका, जिनको ले जाया गया था श्रीलंका। और श्रीलंका के लिए इनका क्षेत्र था उत्तरी पूर्वी। अगला सवाल, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से उत्तरी और पूर्वी, जैसा मैंने बताया वैसा का वैसा ही, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में तमिल भाषी क्षेत्र। बेल्जियम में डच भाषी लोग बड़ी संख्या में, डच भाषी लोग ज़्यादा थे, लेकिन इनके पास आर्थिक संसाधन और संगठन की कमी थी। और अल्पसंख्यक थे फ्रेंच, जो आर्थिक रूप से मजबूत और ताकतवर थे, आर्थिक रूप से मजबूत और ताकतवर थे। अगला सवाल, श्रीलंका में बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों का नेतृत्व, संपूर्ण जितने भी सिंहली थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, का नेतृत्व करते थे। किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई, एक देश उसमें सरकार के विरोध में अगर कोई हिंसक लड़ाई हो रही है, जैसा कि हो रहा था श्रीलंका में, तो उसे कहते हैं गृह युद्ध, उसे कहते हैं गृह युद्ध। ये गृह युद्ध श्रीलंका में चला था सिंहली और तमिल भाषियों के बीच।
और इस गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी 2009 में। अगला सवाल, यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ ईयू यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स, वहाँ पर लोकतंत्र की आत्मा जुड़ी हुई थी, सत्ता की साझेदारी अच्छी थी। तो इसी को देखते हुए इस पूरे यूरोपीय देश के सभी देशों ने जो यूरोपीय संघ बनाया था उसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स को बना दिया था। अगला सवाल, श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन। एकात्मक शासन का मतलब होता है नीचे सरकार के राज्य, नीचे स्थानीय स्वशासन तो होंगे लेकिन संपूर्ण शासन एक ही जगह से चल रहा है, एक ही, वो होता है एकात्मक। ये शासन के दो रूपों में विभाजित, शासन के दो रूपों में विभाजित, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक में एक ही जगह से, संघात्मक में विषयों का विभाजन हो जाता है। अगला सवाल, श्रीलंका में तमिल और सिंहली समुदायों के बीच संघर्ष खूब लंबा चला था, गृह युद्ध तक हो गए थे और 2009 में जाके गृह युद्ध ये समाप्त हुआ था। अगला सवाल, तमिल इलम का मतलब होता है सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने थे, लेकिन इन संगठनों का कोई वर्चस्व नहीं रहा। अगला सवाल, सत्ता का सीधा बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच होता है। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, और जो मैंने लेटा हुआ बताया था जिसमें तीन समान अंग समान रूप से अपनी भागीदारी निभाते हैं, वो तो है क्षैतिज। लेकिन जैसे ही खड़ा विभाजन हो जाता है, इसको कहते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन, केंद्र, राज्य, स्थानीय स्वशासन, केंद्र, राज्य, स्थानीय स्वशासन। अगला सवाल, श्रीलंका में गृह युद्ध 3 से 4 बार बता दिया गया है, 2009 में समाप्त हुआ था। अगला सवाल, एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। अभी थोड़ी देर पहले पूरी बात बताई थी, एकात्मक शासन में सत्ता का एक ही स्तर। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, जहाँ पर सत्ता की साझेदारी हो जाती है, अच्छा एकता बंधुत्व का गुण पाया जाता है, लोग आराम से रहते हैं, अच्छी शांति रहती है, और वो होती है सत्ता की साझेदारी। भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर किया गया है। भारत में विषयों का विभाजन हो रखा है, केंद्र के विषय अलग, राज्यों के विषय अलग, स्थानीय स्वशासन के विषय अलग, और इसे कहते हैं सत्ता का संघीय शासन व्यवस्था। सत्ता की संघीय शासन व्यवस्था भारत में द्विस्तरीय, और इसको कह सकते हैं त्रिस्तरीय, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन। केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन, तीन विभाजन हो रखे हैं, और ये होता है सत्ता का संघात्मक विभाजन। कौन सा? संघात्मक विभाजन। अगला, भारत संघ का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार, संपूर्ण प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार करती है। संघवाद में संविधान के द्वारा विभिन्न शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा मतलब विषयों का विभाजन, विषयों का विभाजन हो जाता है, और यही विषय शक्तियाँ प्रकट करते हैं। अगला सवाल, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 सूचियों में बांटा गया है। केंद्र राज्यों के बीच विभाजन, पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले विषयों की संख्या थी 97, राज्य सूची में विषयों की संख्या थी 66, समवर्ती सूची में पहले विषयों की संख्या थी 47, लेकिन वर्तमान समय में 97 से बढ़कर हो गई है 100, 97 से बढ़कर 100, 66 से इसमें घटकर 61, 47 से समवर्ती सूची में 52। अभी वर्तमान में विषयों का अगर संख्या पूछी जाए 100, 61, 52, 100, 61 और 52। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा, टोटल 5 है। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल,
व्यापार, कृषि, सिंचाई, पुलिस और वाणिज्य। ये 5 विषय हैं जो राज्य सूची के विषय में आते हैं। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह और गोद। एक और है उत्तराधिकार। ये जो विषय हैं, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद, उत्तराधिकार, ये विषय हैं समवर्ती सूची पर। समवर्ती सूची का मतलब होता है इस विषय पर कानून संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में संघ की मानी जाएगी। मतलब केंद्र सरकार ने जो विषय के पर जो कानून बनाया है समवर्ती सूची पर, वो मान्य होगा, न कि राज्य का। अगला, संघवाद दो से अधिक स्तरों में बंटा हुआ होता है। ये लगातार खूब सारी चर्चाएं चल रही है। संघवाद में हो जाता है विषयों का विभाजन। भारत में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। पंचायती राज की कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बातें। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ था 24 मार्च 1993 को। 24 मार्च 1993 को। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे शंकर दयाल शर्मा और इन्होंने ही 73वें और 74वें संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर करके बिल को एक कानून का रूप दिया था और स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन के पंचायती राज में कुल विषय हैं 29, जबकि 74वें संविधान संशोधन के नगरीय स्वशासन में विषयों की संख्या है 18। अगला सवाल, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। लगातार एंड तक इस वीडियो को आप देखते रहें। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल जो अभी मैंने नोट किए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में भी जो मॉडल पेपर बनाए गए थे उसमें 90% तक के सभी सवाल वही पूछे गए थे जो 2 मॉडल पेपर में मैंने दिए थे। और वादा करते हैं कि वार्षिक परीक्षा का जो पेपर आएगा उसमें 100% इस पेपर में से बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रभाषा। भारत की किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, जबकि हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। वो दिया गया था 14 सितंबर को, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर अगला सवाल, भारत में सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन की यात्रा शुरू की थी। मतलब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947, 15 अगस्त 1947, और इसको कहते हैं इंडिपेंडेंस डे, INDEPENDENCE। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, और इस दिन हम हो गए थे गणतंत्र। और गणतंत्र के होने के कारण हमारा देश में मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, और इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक। गणतंत्र का मतलब होता है जब किसी देश का सर्वोच्च पद, हमारे देश में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद है, जिसका चुनाव होता है, न कि आनुवंशिक। यहाँ भारत में अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता, जबकि देश के सर्वोच्च पद के लिए चुनाव होता है, वो होता है गणतंत्र। संघवाद से देश की एकता और अखंडता, बहुत ही बढ़िया बात है, की रक्षा होती है। जैसे ही विषयों का विभाजन होता है तो देश में एकता बनी रहती है, अखंडता बनी रहती है, भाईचारे की भावना
का विकास होता है आदि। विशेष शक्तियों का लाभ असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि को प्राप्त है और इन राज्यों को कहते हैं सेवन सिस्टर। इन सेवन सिस्टर राज्यों में इनकी स्थिति विशेष के आधार पर इन राज्यों को यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की कला और संस्कृति के आधार पर इन राज्यों को विशेष शक्ति का दर्जा प्राप्त है। अगला सवाल, संविधान में हिंदी के अलावा सीधी सीधी बात बोल दी जाए तो हिंदी संविधान में कुल भाषाएं जिन्हें संविधान में दर्जा प्राप्त है 22, तो हिंदी के अलावा हो गई 21। ये सवाल अभी मैंने भी दिया था और अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके ये सवाल आया था, आपको उत्तर भी लिखना था। 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है, कुल भाषाएं हो गई 22। आप एक सूत्र भी याद रख सकते हैं, मूल संविधान में कुल 14 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त था, लेकिन वर्तमान में है 22। कुल भाषाएं जोड़ दी गई है 8। ये 8 भाषाएं जोड़ी गई थी, एक तो 21वें संविधान संशोधन से, दूसरा 71वें संविधान संशोधन से, तीसरा 92वें संविधान संशोधन से। 21वें संविधान संशोधन से 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है नवल किशोर मणियार, और इसी सूत्र के नाम से मैंने ये रट लिया, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। 71वें संविधान संशोधन से एक भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। और 92वें संविधान संशोधन, इसको याद करने का एक ट्रिक ये भी है, 21 और 71 जोड़ेंगे तो 92 में उत्तर आ जाएगा। तो 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, इसमें जोड़ी गई थी 4 भाषाएं, और उसका सीधा सीधा सूत्र है बदमाश। बदमाश, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन से। वर्तमान में कुल अनुसूचित भाषाओं की संख्या 22। आपको पूछा है कि हिंदी के अलावा, तो हिंदी एक कम कर दो, उत्तर आएगा 21। सत्ता के विभिन्न स्तरों के बीच ऊर्ध्वाधर, मैंने अभी जो बताया था, खड़ा। ऊर्ध्वाधर मतलब केंद्र में अलग, राज्यों में अलग, त्रिस्तरीय शासन में अलग, और क्षैतिज वितरण होता है लेटा हुआ। ये होता है ऊर्ध्वाधर खड़ा, क्षैतिज लेटा हुआ वितरण लोकतंत्र कहलाता है। अगला सवाल, सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन पर का उनका अपना अपना अधिकार होता है। ये होता है संघ और राज्यों का विभाजन। नागरिक तो एक ही है, लेकिन उन पर अधिकार, कर वसूलने, प्रशासन चलाने आदि संपूर्ण अधिकार क्षेत्र अलग अलग हो जाते हैं, जबकि वो नागरिक भारतीय ही होता है। अगला सवाल, संघ शासन व्यवस्था में 2 उद्देश्य, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, अखंडता को मजबूत करना, भाईचारे की भावना का विकास करना आदि, अपनत्व की भावना का विकास करना आदि। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा थी। जिस तरह से भारतवर्ष और पाकिस्तान पहले ही धर्म के आधार पर विभाजन हो गए थे, 2 टुकड़े हो गए थे, 3, पूर्वी पाकिस्तान अलग, पश्चिमी पाकिस्तान अलग, भारत का विभाजन अलग। इस तरह से जैसे ही 1953 में एक आंध्र प्रदेश के लिए पोट्टी श्री रामुलु ने 56 दिन का आमरण अनशन करने के बाद जैसे ही उसकी डेथ हो जाती है, दक्षिणी भारत में दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, और अंत में भाषा के आधार पर पहला आंध्र प्रदेश को एक राज्य घोषित करना पड़ता है, जो कि भाषा के आधार पर केंद्र के लिए एक पहली और बहुत ही कठिन परीक्षा थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट सन 1956 में आई थी, जिसको लागू किया गया था। भारत में हिंदी भाषी लोग, पूरा उत्तरी भारत लगभग हिंदी बोलता है, और लगभग 10 राज्य, और जिसका प्रतिशत है हिंदी भाषियों का 44%। अगला सवाल, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ
घोषित किया गया है। और ये अनुच्छेद नंबर 1 भी यही बोलता है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। और भारत राज्यों का संघ भी, इसमें भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। जबकि अमेरिका में भी अमेरिका भी राज्यों का संघ है, लेकिन वो है फेडरेशन, FEDRATION, फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये भी राज्यों का संघ है, ये भी राज्यों का संघ है, लेकिन अंतर है। यूनियन ऑफ स्टेट में जो भी राज्य संघ में शामिल हो जाता है उसे वापस बाहर निकलने का कोई अधिकार नहीं रहता है। जबकि फेडरेशन ऑफ स्टेट में सभी राज्य मिलकर एक संघ बनाते हैं और वो कभी भी उस संघ से अलग हो सकते हैं। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार आदि संघ सूची के विषय। भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, जो मैंने आपको बताई है अभी, 21, 71 और 92। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14, वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22। 92 में बदमाश, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि देशों में संघात्मक शासन का मतलब विषयों का विभाजन। अगला सवाल, भारत में शासन का तीसरा स्तर पंचायती राज जो हुआ, पंचायती स्तर पर हुआ था 73वां संविधान संशोधन, और नगरीय स्वशासन में 74वां संविधान संशोधन। शासन के दो रूप, तो रूप हमेशा ऐसे ही लिखें आप, तो ऐसे ही लिखते ही ये दो हो जाते हैं। रूप दो, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक में संपूर्ण शासन व्यवस्था एक ही जगह से, संघात्मक में विषयों का हो जाता है विभाजन। लैंगिक विभाजन सामाजिक अपेक्षाओं पर आधारित है। जैसा समाज होगा, जैसी समाज की भावनाएं होगी, वहाँ पर उसी तरह का लैंगिक विभाजन पाया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 73%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता 76%। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कहते हैं प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाने वाली महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है, और वो है 943। 2011 में देश की आबादी अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा ST 8.6, ये 2011 की है। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। किसी भी प्रकार का धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना। महिलाओं के लिए पंचायतों में एक तिहाई का मतलब होता है 3 में से 1, और इसको प्रतिशत में लिखा जाए तो 33%। भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 2 तिहाई। सामान्य को छोड़कर 3 में से 2 कौन कौन सी? अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और पिछड़ी जातियाँ। अगला सवाल, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय समाज द्वारा स्त्री पुरुष को दी गई असमान भूमिकाओं से है। लैंगिक विभाजन का मतलब होता है स्त्री और पुरुष में अंतर करना, स्त्री को पुरुष की तुलना में खूब सारे अधिकारों क्षेत्रों में हीन समझना, ये होता है असमान विभाजन। जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन वर्ण व्यवस्था सिर्फ भारत में ही है, इसके अलावा कहीं नहीं। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोज 1 घंटा ज़्यादा काम करती है। स्त्रियां काम ज़्यादा, लेकिन उनको लैंगिक विभाजन के आधार पर असमान भूमिका में शामिल। अगला, भारत में राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। महिलाएं राज्य की विधानसभाएं, जो राज्य के चुनाव होते हैं उसमें विधानसभाओं में 8% से अधिक है, जो कि आंकड़ा बहुत ही कम है। अगला सवाल,
2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 बालकों पर लिंगानुपात को इसके साथ नहीं जोड़ें, क्योंकि ये बात पूछी जा रही है। बालकों पर बालिकाओं की संख्या थी 919, जबकि लिंगानुपात था 943। 943। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, जो चुनाव आयोग होता है निर्वाचन, उसमें एक निर्वाचन आयुक्त होता है, उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति। अनुच्छेद संख्या 324। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने 1906 में की थी। 1906 में की थी। अगला सवाल, हमारे देश के सभी स्त्री पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष, उन्हें वोट देने का अधिकार है, इसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत ये पहले आयु थी 21 वर्ष, जिसे 21 वर्ष से घटाकर 61वें संविधान संशोधन में 18 वर्ष कर दिया गया था। अब हम जैसे ही 18 वर्ष के हो जाते हैं तो हमारा चुनाव एक मतदाता सूची में दर्ज हो जाता है और उसके बाद हमें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वो आयु है 18 वर्ष। भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली प्रचलित है। इसका थोड़ा सा विस्तार से वर्णन अभी करते हैं। एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। एक दलीय शासन व्यवस्था मात्र एक भी देश में है, वो है चीन में, और वहाँ पर एक दल है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी। अमेरिका और ब्रिटेन ऐसे दो देश है जहाँ पर दो दो दल है। दल तो खूब सारे हैं, लेकिन सरकार चलाने का अधिकार मात्र इन दो दलों को ही है। उसके बाद खूब सारे ऐसे देश है जहाँ पर बहुदलीय शासन व्यवस्था है। इस बहुदलीय शासन व्यवस्था में उस देश में खूब सारे दल हैं जिन्हें अपने बहुमत के आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था चलाने का पूर्ण हक है। भारत में चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। भाग 15 अनुच्छेद संख्या 324 से 330। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। जैसे जैसे राजनीतिक अभिव्यक्ति प्रकट हुई है, सार्वजनिक क्षेत्र में औरतों की भूमिका जो प्रकट हुई है, उनमें इस लैंगिक विभाजन को तोड़ने की पूरी कोशिश की है। अगला सवाल, महिलाओं में साक्षरता दर 54%, पुरुषों में 76%। यह बात है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार आज भी उच्च पद प्राप्त महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत ही कम बताई है। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। अनुच्छेद संख्या 39 नीति निर्देशक तत्वों में, लेकिन इसके आधार पर किसी भी प्रकार से हम कोर्ट में याचिका नहीं लगा सकते। आज भी परिवेश में ये कथन गलत है, क्योंकि महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता है। आज भी अभी पीछे पड़ा था। प्रति महिला दर से आंकड़ा निर्धारित किया जाए तो 1 घंटा पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा काम करती है। भारत में विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत ही कम, जो बताया था 8%। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। पंचायती राज 73वां और 74वां संविधान संशोधन में फिक्स कर दिया गया है 1/3% और 33% आरक्षण। महिला संगठनों की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी 1/3 सीटों के लिए आरक्षण होना चाहिए, लेकिन अभी ये प्रावधान लागू नहीं किया गया है। ये अगला सवाल, वर्ण व्यवस्था अन्य जातीय समूहों में भेदभाव, उनमें अपने से अलग मानने की धारणा, जाति वर्ण अलग करती है, समूह से भेदभाव करती है, अपने से अलग मानने की धारणा प्रकट करती है, वो होती है वर्ण व्यवस्था। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत ही अच्छे इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप खूब सारे वन लाइनर सवालों के अलावा जो मैंने बताए हैं उनके माध्यम से भी आप
ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और यही ज्ञान आपकी वार्षिक परीक्षा में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।